everybody, I am सीमा कौशिक and welcome back to this channel। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं लीज फाइनेंसिंग का रिमेनिंग पार्ट। ओके, सो बेसिकली लीज फाइनेंसिंग में हमने कहाँ तक पढ़ा था कि लीज फाइनेंसिंग एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टी के बीच में, लेसर और लेसी। जो लेसर होता है वो ओनर ऑफ द एसेट्स होता है और जो लेसी होता है वो यूजर ऑफ द एसेट्स होता है। और जो लेसी है वो एसेट्स को यूज करता है तो उसके बदले में एक पीरियोडिक अमाउंट पे करता है जिसको हम लीज रेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे, पहले तो तीन डिफरेंस क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स क्लियर करेंगे और उसके बाद जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है इसके रिगार्डिंग तीन क्वेश्चन आ रखे हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लीज फाइनेंसिंग के अंदर हम तीन कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंस क्लियर करेंगे कि जो लीज फाइनेंसिंग होता है वो क्या है, हायर परचेज क्या है और सेल और परचेज क्या है। देखो, सबसे पहले नंबर पर जो पॉइंट आता है दैट इज ओनरशिप। क्या आता है? ओनरशिप। ओनरशिप की अगर हम बात करें तो लीज फाइनेंसिंग के अंदर आपकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, तो यहाँ पर आपकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। दैट मीन्स ओनरशिप किसके पास रहती है? लेसर के पास। हायर परचेज के अंदर जैसे आप लास्ट पेमेंट कर देते हो, जैसे आप लास्ट पेमेंट कर देते हो मीनिंग आपकी डिवाइड हो रखी है, मान लीजिए 12 मंथ्स में डिवाइड हो रखी है, तो जैसे आप 12th वाली लास्ट पेमेंट करते हो, ठीक है, तो उसी टाइम पर आपकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएगी हायर परचेज के अंदर। और सेल और परचेज में तो जैसे आप परचेज कर लेते हो उस एसेट्स को, उसी टाइम पर बायर के पास आपकी ओनरशिप चली जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि लीज फाइनेंसिंग के अंदर ट्रांसफर नहीं होगी आपकी ओनरशिप, हायर परचेज के अंदर आपकी ट्रांसफर हो जाएगी जैसे ही आप लास्ट पेमेंट कर दोगे इंस्टॉलमेंट की। और सेल परचेज के अंदर बायर के पास जैसे ही वो खरीद लेता है उसकी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा डेप्रिशिएशन से रिलेटेड। देखो, डेप्रिशिएशन की अगर हम बात करें तो लीज फाइनेंसिंग के अंदर आपको मीनिंग जो लेसी है उसको डेप्रिशिएशन की डिडक्शन नहीं मिलती, बल्कि किसको मिलती है? ओनर को मिलती है। मीनिंग जो ओनर ऑफ द एसेट है दैट मींस लेसर। ओके, लेसर को मिलेगी डेप्रिशिएशन की डिडक्शन। हायर परचेज के अंदर आपका जो परचेज कर रहा मीनिंग जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, पैसे जो इंस्टॉलमेंट दे रहा है ना, उसके पास उसको डेप्रिशिएशन की डिडक्शन मिल जाती है। याद रखना, ये बात याद हो गई। नेक्स्ट सेल परचेज के अंदर जो बायर होता है एसेट्स का उसको आपकी डेप्रिशिएशन की डिडक्शन मिल जाती है। तो यहाँ पर याद रखना, ओनर जो है एसेट्स का दैट इज लेसर और लेसर के पास आपकी डेप्रिशिएशन की डिडक्शन रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पर आता है हमारा टैक्स। टैक्स का मीनिंग यहाँ पर क्या रहने वाला है? जो हमारा लीज फाइनेंसिंग है उसके अंदर हम जो लेसी है वो एक रेंट पे करता है, लीज रेंट। वो लेस होने के बाद, लीज रेंट लेस होने के बाद आपका टैक्स लगेगा। दैट मीन्स जो लीज रेंट है वो आपका टैक्स डिडक्टेबल है। समझ में आई बात? हायर परचेज के अंदर आप जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो उसको लेस नहीं कर सकते आप, किसको? टैक्स माइनस करने से पहले। याद रखना, हायर परचेज के अंदर जो आपकी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर रहे हो, अगर वो आपने बोरो कर रखा है पैसा और उसकी आप इंटरेस्ट दे रहे हो उसको, ठीक है, तो जो इंटरेस्ट है वो डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है, उसको माइनस करने के बाद आप क्या लगा सकते हो? टैक्स लगा सकते हो। सेल परचेज के अंदर क्या होगा? अगर आपने नॉर्मली अपने ओन फंड से इन्वेस्टमेंट करी है मीनिंग एसेट्स को परचेज किया है, तो अगर एसेट्स को परचेज किया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। बट अगर आपने बोरो करके तब एसेट्स को परचेज किया है तो फिर वही उसी तरीके से क्या मिल जाएगी? आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये चारों पॉइंट से याद रखना, तीन ही पॉइंट हुए। अभी फोर्थ नंबर पर आता है हमारा रेजिडुअल वैल्यू।
रेजिडुअल वैल्यू का मीनिंग क्या है? देखो, लीज फाइनेंसिंग के अंदर जो हमारी रेजिडुअल वैल्यू बच जाती है, चाहे वो कितनी हो, वो सारी की सारी आपकी लेसर की होगी। किसकी होगी? लेसर की। लेसी को नहीं मिलेगी। हायर परचेज के अंदर जब वो लास्ट पेमेंट कर देता है इंस्टॉलमेंट की, उसके बाद परचेजर के पास वो एसेट चली जाएगी, चाहे जितनी भी बची हुई है। सेल परचेज के अंदर जो परचेजर है, जो बायर है, उसके पास वो एसेट्स होएगी। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज और सेल परचेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स। 2 मार्क्स आपके पक्के हो सकते हैं। सो अपना टारगेट याद रखना कि 20 मार्क्स आपको किसी भी एंगल में यहाँ से नहीं जाने देना है, एक भी नंबर। ठीक है, यहाँ से 20 नंबर आपको पक्के करने हैं। आई प्रॉमिस टू ऑल कि मैं इसको बहुत अच्छे से कराऊंगी। आपको भी साथ देना, अच्छे से आप किया करो, नोट डाउन वगैरह किया करो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी इसके लीज फाइनेंसिंग के टाइप्स कौन कौन से। अभी ये डिफरेंस क्लियर। फर्स्ट बात तो ये याद रखनी है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन 2 बार आ रखा, मीनिंग 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रखे हैं। 3 बारी क्वेश्चन आया है, जिसमें से 2 बारी लीज फाइनेंसिंग के टाइप से क्वेश्चन आया था, और वो भी हमारी ये जो बुक है M.Y. खान फाइनेंशियल सर्विसेज की, इस बुक में से यूं की यूं लाइन उठ के आ रखी है। मैंने देखी थी, यहाँ से लाइन बिल्कुल उठ के आ रखी है इस बुक से। ठीक है, अगर किसी के पास ये बुक हो तो आपको मैं बता देती हूँ। 2.8 पेज नंबर पर यूं का यूं क्वेश्चन आ रखा था। बाकी मैं डिस्कस करूंगी आपके सामने कि ये क्वेश्चन क्या था। देखो, सबसे पहले हमारे सामने टाइप्स के अंदर आता है फाइनेंशियल लीज। देखो, फाइनेंशियल लीज का मीनिंग क्या होता है? नाम से क्या क्लियर हो रहा है? लॉन्ग टर्म। दैट मीन्स कि कैपिटल लीज भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर एक बात याद रखना नॉर्मल सी, वो ये है कि जो फाइनेंशियल लीज होती है वो इस टाइप की लीज होती है कि आप उसकी 75% से ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू को यूज कर चुके हो। मान लीजिए कोई मशीनरी है, ये इसकी 75% ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू आप यूज कर चुके हो, और इसकी पेमेंट जो आप लीज रेंट के रूप में पेमेंट कर रहे थे, वो आप 90% से अबव कर चुके हो। तो ऐसे केस में आपको फाइनेंशियल लीज ये ऑफर देती है एक लेसी को कि वो इस एसेट्स को परचेज कर सकता है लास्ट में। दैट मीन्स कि वो इसके रेजिडुअल वैल्यू को ले सकता है। और साथ के साथ याद रखना, यहाँ पर फाइनेंशियल लीज में जो इम्पोर्टेंट है, जो M.Y. खान की बुक में लिखा हुआ था और जो आपके प्रीवियस ईयर में आ रखा है, मैं लास्ट में क्वेश्चन दूंगी आपको, ये आ रखा था कि फाइनेंशियल लीज कौन सी है। मीनिंग एक स्टेटमेंट थी और उसमें बताना थी कि ये कौन सी लीज है। तो जहां पर आपका रिस्क और रिवॉर्ड दोनों के दोनों आपके लेसी को ट्रांसफर हो जाते हैं, ऐसी लीज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीज। ठीक है, उसको कैपिटल लीज के नाम से भी जाना जाता है। रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ट्रांसफर हो जाते हैं, रेजिडुअल वैल्यू उसके पास चली जाती है, और यहाँ पर लेसी उसको परचेज कर लेता है लास्ट में, क्योंकि जितनी एसेट्स इसने, मीनिंग जो लेसर था, उसने स्टार्टिंग में कॉस्ट लगाई थी, उससे ज्यादा वो पेमेंट कर चुका है, या फिर 90% से ज्यादा वो पेमेंट कर चुका है। तो उसको लास्ट में ये अधिकार मिल जाता है कि वो उसको परचेज भी कर सकता है। फाइनेंशियल लीज क्लियर है? नेक्स्ट हम करें तो ये याद रखो, ये फाइनेंस लीज है, फाइनेंशियल लीज नहीं है। ठीक है, फाइनेंस लीज। और इसके अंदर याद रखना कि आप उस एसेट्स को इस्तेमाल करते हुए जो लेसी है उसको 3 ईयर से ज़्यादा हो चुका है। सेकेंड नंबर पर आता है हमारा ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज क्या होती है? फर्स्ट तो ये है कि ऑपरेटिंग लीज आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ठीक है, और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि आप पूरी इकोनॉमिक वैल्यू, उस इकोनॉमिक लाइफ ही उसकी कंज्यूम कर चुके हो उस एसेट्स की, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़े टाइम के लिए आपने उस एसेट को लिया है और लीज रेंट पे किया, उसके बाद आप ट्रांसफर कर दोगे। याद रखने वाली बात ये है ऑपरेटिंग लीज के अंदर कि जो फाइनेंस लीज था उसके अंदर हमने देखा था कि रिस्क और रिवॉर्ड,
लास्ट में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका रिस्क और रिवॉर्ड लेसर के पास रहेगा, लेसी के पास ट्रांसफर नहीं होगा। किसके पास रहेगा रिस्क और रिवॉर्ड? लेसर के पास रहेगा, लेसी के पास ट्रांसफर नहीं होगा। ऑपरेटिंग लीज में इतना क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पर नॉर्मली यही डिफरेंस था, बाकी हम क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। और भी लीज है। थर्ड नंबर पर